समय के महत्वपूर्ण साहित्यिक विमर्शों में से एक है, बल्कि यह हमारे समाज की अनेक परतों और उनके अभिव्यक्त होने के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब हम विविधता और पहचान की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सामने आता है, अस्मिता। अस्मिता यानी मैं कौन हूँ, मुझे कैसे देखा जाता है और सबसे बढ़कर मैं खुद को कैसे देखता हूँ। यह सिर्फ पहचान नहीं, यह आत्मसम्मान है। यह वो आवाज़ है जो तब उठती है जब किसी को बार बार चुप कराया गया हो। साहित्य में अस्मिता का मतलब है उन लोगों की बात करना जो लंबे समय तक हाशिए पर रखे गए हैं, चाहे वो दलित समाज हो, स्त्रियाँ हो या कोई भी दबाकुशला वर्ग। अस्मिता का मतलब है उन्हें अपने अनुभव और दृष्टि को अभिव्यक्त करने का अधिकार देना। और आज का ये सत्र उसी अभिव्यक्ति की जमीन है, जहाँ हम सुनेंगे उन आवाज़ों को जो हमारे समाज की विविधता को भी दिखलाती है और न्याय, समता, समानता की भी मांग करती है। चलिए इस जरूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं परिचय देना चाहता हूँ एक ऐसे साहित्यकार का जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका नाम दलित साहित्य के क्षेत्र में विशेष आदर के साथ लिया जाता है, प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी। आप न केवल एक प्रख्यात दलित चिंतक है, बल्कि आपकी लेखनी में अनुभव, संघर्ष और आत्मविश्वास की गूंज स्पष्ट सुनाई देती है। वर्ष 2016 में आपको भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा सुब्रमण्यम भारती राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी आत्मकथा मेरे बचपन मेरे कंधों पर दलित आत्मकथात्मक लेखन की दिशा में मील का पत्थर मानी जाती है और हाल ही में इसका दूसरा भाग जिंदगी को ढूंढते हुए भी प्रकाशित हुआ है, जो आपके जीवन के गहरे अनुभवों और सामाजिक यथार्थ को विस्तार से प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात एक ऐसे विद्वान जो साहित्य और समाज विज्ञान दोनों ही क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति रखते हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण जी। आप एक वरिष्ठ कवि, समाज विज्ञानी और संवेदनशील अध्येता है। आपकी दृष्टि भारतीय समाज की परतों में छिपी आवाज़ों को पकड़ने में अद्वितीय है। वर्तमान में आप गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक है, जो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से संबंधित प्रतिष्ठित संस्था है। आपको वर्ष 2022 में आपके कविता संग्रह तुमडी के सर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि आपकी काव्यधारा सामाजिक सरोकारों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। इस सत्र के तीसरे वक्ता हैं डॉक्टर प्रियंका सोनकर जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से संबद्ध एक युवा सजग और संवेदनशील विदुषी है। आपका कार्य साहित्य में हाशिए पर रही आवाज़ों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी सोच दृष्टि में सामाजिक न्याय, स्त्री अनुभव और दलित चेतना की गहराई को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। आपने साहित्यिक विमर्शों को अधिक समावेशी बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी, प्रोफेसर बद्री नारायण जी, डॉक्टर प्रियंका सोनकर जी से कि वे मंच पर पधारे और इस सत्र को अपनी गरिमा में उपस्थिति से विभूषित करें। साथ ही सत्र के संचालन हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध शोधार्थी अनुज कुमार को मुझे विश्वास है कि वे अपनी विचारशीलता, संतुलित भाषा और संवेदनशील दृष्टि से इस विमर्श को सार्थक दिशा देंगे। अब मैं सम्मान के लिए विदेश जी को बुलाता हूँ। वे प्रोफेसर बुला वीडियो। अब मैं अनुरोध करता हूँ करण जी से वे प्रोफेसर बद्री नारायण जी का सम्मान करें। आए डॉक्टर प्रियंका सोनकर जी का सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करता हूँ प्रियंका सिंह जी से कि आए।
अब हम इस सत्र का आरंभ करने जा रहे हैं। इस सत्र का विषय है हिंदी से उठने शुरू हुए हैं। हम जानते हैं कि जो भारतीय समाज है वह विविधतापूर्ण रहा है, किंतु यह जो विविधतापूर्ण समाज रहा है एक लंबे समय तक इसकी आवाज़ मूक रही है, किंतु विशेष रूप से 1980 या 90 के बाद में जो परिदृश्य बदला है उसके आधार पर उनमें एक मुखरता भी आई है। और यह जो मुखरता है, ये जो पहचान के सवाल हैं वह साहित्य में दिखाई देते हैं। मैं इसी से जुड़ा हुआ जो मेरा जो पहला प्रश्न है मैं प्रोफेसर बद्री जी से पूछना चाहूँगा। ये जो पहचान के सवाल हैं और हिंदी साहित्य में इसकी जो ये आवाज़ सुनाई देती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इन सवालों को आप कैसे देखते हैं सर? अनुज, आपने बहुत अच्छा बहस शुरू किया है और मुझे लगता है कि पहचान तो हर आदमी का क्वेस्ट होता है, बिना पहचान के कोई रहना नहीं चाहता। और ख़ास करके जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, जो वॉइसलेस हैं, उनमें ये क्वेस्ट प्रोसेसेस, विकास के प्रोसेसेस में बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उनके अनुभव विकसित होते हैं, एक्सपोजर होता है, तो वो पहचान के प्रश्न एक समय के बाद वो आपको रोकना शुरू कर देता है। आपके भीतर ही बहुत सारे जो मल्टीपल दरवाजे होते हैं उसको बंद करना शुरू कर देता है। एक तरह की जब आइडियोलॉजी भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो एक तरह से बाधक भी होता है। उसको कहते हैं कि रोप और स्नेक। तो एक समय वो रोप होता है, रस्सी, जिससे आप मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे समय में वो आकर के आपको एक सांप की तरह रचना भी शुरू कर देता है। तो पहचान अपने प्राइमरी दौर में इंपावरिंग होता है। इस मूवमेंट के सेंस में देखेंगे तब भी दिखाई पड़ेगा, साहित्य में देखेंगे तब भी दिखाई पड़ेगा। बाद के में वो आपके लिए भी रास्ते रोकता है और आपके भाइयों के लिए भी। इसलिए अम्बेडकर ने बार बार इस बात की शिकायत की थी कि भाई हमें अपने पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, भाइयों को एम्पावर करना। तो वो एम्पावरिंग सोर्स जो है वो नीचे तक जाना चाहिए। अब इसी में एक अंतिम बात करके मैं बात समाप्त करूँगा कि इसके बारे में बुद्ध ने बहुत अच्छा कहा था कि, और इसको अम्बेडकर रोल भी करते थे कि अल्टीमेटली किसी भी अस्मिता का चरण क्या होता है, वो होता है समाधि, जिसको कहते हैं अभिसंज्ञा विरोध जो कहते हैं बुद्ध। तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि जैसे बूंद को समुद्र में समाना होता है, वैसे ही पहचानों को एक महापहचान में समाहित होना होता है। जो ह्यूमन मानवीय समुद्र है मानव, उसमें उन पहचानों को समाहित हो जाना होता है। ये बुद्ध भी कहते हैं, इसको अम्बेडकर भी कहते हैं। तो अंततः हमारी पहचान को समझने की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया में तो बुद्ध ने और अम्बेडकर ने दिया है। बाहर के मुल्कों में बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहचान को समझने के तरीके और टूल्स दिए हैं। पहचान के सवाल जब विचारधारा के माध्यम से आते हैं, समस्या तब शुरू होती है। हालांकि पहचान का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल भी है और समाज कई विषमताओं से भरा हुआ भी है, और पहचान का सवाल हर समाज के लिए अलग अलग भी है। आज हमारे पास दलित साहित्य है, आदिवासी साहित्य है, स्त्री साहित्य, ऐसे तमाम विमर्श जो हैं वह उठ खड़े हुए हैं। अगर हम दलित साहित्य की बात करें तो दलित साहित्य मराठी में भी लिखा गया है। जितनी भारतीय भाषाएं हैं उसमें वो दलित साहित्य आया है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य में भी दलित साहित्य आया है। हमारे साथ बेचैन जी हैं, वे तो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से दलित समाज के मुद्दों को साहित्य के माध्यम से उठाते भी रहे हैं। ऐसे में प्रश्न बनता है कि जो अन्य भाषाओं में दलित साहित्य लिखा गया है और जो हिंदी साहित्य में दलित साहित्य आया है वह उससे कैसे अलग है? क्या जो परंपरावादी साहित्य है वो उसका प्रतिपक्ष है
या फिर एक आक्रोश है? सर। धन्यवाद अनुज। पूछा कि ये हिंदी में दलित साहित्य आया मराठी के बाद और देश की तमाम भाषाओं में दलित साहित्य आ चुका है, तो क्या ये जो परंपरागत हिंदी साहित्य है उसका ये प्रतिपक्ष है या ये क्या है? तो जैसा कि हमारा आज का विषय है कि हम एक विविधता के समाज में रहते हैं, सांस्कृतिक विविधता है और सामाजिक विविधता है, तो ये साहित्यिक विविधता का एक रूप है। तो जैसे समाज अलग अलग विश्वों में जी रहा है, अलग अलग संस्करण समाज में हैं, चाहे वो जातियों के हों, संस्कृतियों के हों, तो उसी तरह से साहित्य भी एक संस्करण है, एक स्तर है, एक वहाँ से आता है। दलित साहित्य की जहाँ तक आप मराठी के बाद की बात कह रहे हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर से दलित साहित्य आरंभ हुआ है। और जहाँ तक प्रतिपक्ष की बात है तो इसे हम 1990 से शुरू नहीं कर सकते या डॉक्टर अंबेडकर से ही शुरू नहीं कर सकते। ये आप देखेंगे कि दो या कई विचारधाराएं साहित्य में चलती रही हैं। परंपरागत विचारों का विरोध कबीर कर रहे हैं, रैदास कर रहे हैं, तब अंबेडकर नहीं है। तो अपना पक्ष, अपना समाज, अपने समाज का बुद्धिजीवी, लेखक, कवि रखता ही रहा है। तो इसलिए ये कहना कि मराठी की वजह से है या ये कहना कि अंबेडकर से आरंभ है, हमेशा आदिकाल से यहाँ पक्ष विपक्ष रहा है। विपक्ष और पक्ष क्या, अपनी बात कह रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं। उसमें ऐसा भी नहीं है कि दो सेनाएं लड़ रही हों, अलग अलग भी तरह से आप सोच सकते हैं। बात यह है कि ये बाकी में जो अंतर वाली बात कही आपने, वो ये है कि ये जीवन का साहित्य है, कल्पना का नहीं है, सपनों का नहीं है। जीवन के संघर्ष से यह साहित्य आया और इसकी जीवंतता इस बात में निहित है या इस बात से सामने आई कि ये आज़ादी के सवालों को लेके आया है, आधुनिक प्रश्नों के साथ ये आ रहा है। आज़ादी से पहले राजतंत्र है, जो भी व्यवस्था है, उस तक नहीं है। ये मानवाधिकार की बात करता है, समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। तो जो नया भारतीय समाज बन रहा है उसमें इसकी भूमिका प्रमुखता से सामने आ रही है। जैसा कि आपने कहा कि दलित साहित्य मानवतावादी साहित्य है और समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करता है। ये बात पहले मैं डॉक्टर प्रियंका जी के पास में आऊँगा। हम देखते हैं कि हिंदी दलित साहित्य में लिंग आधारित शोषण के लिए स्त्री विमर्श है, और जब स्त्री विमर्श हमारे पास है तो उसमें अलग से दलित स्त्री विमर्श की आवश्यकता क्यों है? क्या दलित स्त्री जो विमर्श है और जो स्त्री विमर्श है, क्या उनमें वो प्रश्न नहीं है? उन दोनों में आखिर क्या अंतर है? अगर अंतर है तो उनमें आपसी संवाद कितना है? इस पर आप कुछ कहिए। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे हम कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि फैज़ ने ये आज़ादी के पहले जब आज़ादी मिली तो वो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में बटी और मिली, और जो उजाला था किसी के हिस्से आया, किसी के हिस्से नहीं आया। जब आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो ये बहुत मौजू हो जाता है, और चूंकि मैं तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगा कि बोलना होगा। अब आप सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न का ही उत्तर, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, 5 साल मुझे रहते हुए हो गया इस कैंपस में, जब भी हाशिए की बात की जाएगी तो वो हाशिए पर ही की जाएगी। ये आखिरी सत्र है और आप देख सकते हैं कि सभागार में कितने लोग हैं, पहली बात है। और आप ये सोचिए कि जो आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति है
शुरू किसने किया था, वो अंत तक आते आते जो है उसके सवाल तो एकदम नदारद हो जाते हैं। वो कितनी उसके अंदर ऊर्जा बची रह जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। खैर, अब मैं सीधे प्रश्न पे आती हूँ कि जो स्त्री विमर्श आया साहित्य में या समाज में, और जो दलित विमर्श आया, तो आपको पता है कि जो दलित स्त्रियां हैं उनका सवाल, उनका जो है तिहरा शोषण होता है। एक जाति के स्तर पे, चूंकि वो दलित है, समाज में, भारतीय समाज में वो अंतिम पायदान पर खड़ी है, तो जाति एक, क्योंकि वो जब बाहर जाएगी तो सवर्ण पुरुष, सवर्ण स्त्रियां, ठीक है, उसका दमन, उत्पीड़न या जो है अपमान, भेदभाव, बहुत तरह के जो है एट्रोसिटीज है जो उसको सहना पड़ता है। लैंगिक तो शोषण है, चूंकि वो स्त्री है तो उसको शोषण सहना पड़ता है। बाहर भी वो शोषण सह रही है, घर पर भी वो शोषण सह रही है। अभय कुमार दुबे ने जो है एक किताब निकाली थी, आधुनिकता के आईने में दलित, और उसमें मोहनदास नैमिषराय का एक लेख भी आया था जिसमें वो लिखते हैं कि दोनों दोहरा थप्पड़, गाल पर दोहरा थप्पड़ करके कुछ इसी तरह का जो है वो शीर्षक था, जिसमें वो लिखते हैं कि जब दलित स्त्री घर से बाहर निकलती है तो बाहर जो पैट्रियार्की है उसको वो थप्पड़ तो सहना पड़ता है, घर में भी आकर जो है अपनी पितृसत्ता का जो है वो थप्पड़ उसको सहना पड़ता है। तो लिंग का सवाल, जाति का सवाल और जो वर्ग का सवाल, चूंकि वो अंतिम पायदान पर खड़ी है, तो श्रमिक है, गरीब है, तो वो शोषण उसको सहना पड़ता है। आप हिंदी पट्टी में चाहे वो सुशीला टागभौरी की आपको कथा पढ़िए, शिकंजे का दर्द, दोहरा अभिशाप पढ़ लीजिए, दोहरा अभिशाप लिखा ही था कौशल्या बैसंत्री ने। और आप देखेंगे कि मराठी में भी बेबी ताई कामले ने जो है जो अपनी आत्मकथा लिखी, अपना जीवन आमुचा के नाम से वो पब्लिश हुआ था, उसका अनुवाद हुआ। और आप जो है बंगाल में भी एक आत्मकथा आई बेबी हालदार की, आलो अंधारी करके, उसमें भी उन्होंने बहुत ही गहरे सूक्ष्म स्तर पर जो है इसका जवाब दिया है कि दलित स्त्रियां किस किस तरह से जो है वो शोषण सह रही हैं। चूंकि जो पहचान की राजनीति की, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतना जबरदस्त था 1970 के दशक में, अमेरिका में जो है ब्लैक फेमिनिज्म जो है कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पे ब्लैक पैंथर जैसा मूवमेंट चला था, भारत में भी दलित पैंथर जैसा मूवमेंट चला था। चूंकि जो ब्लैक वीमेन थी, जो ब्लैक फेमिनिज्म आया, वो जो नारीवाद की जो लहर थी, उसमें ब्लैक फेमिनिज्म को अलग से अपनी आवाज़ उठानी पड़ी, क्योंकि जो पहचान की राजनीति है, जाति, लिंग, वर्ग और जितनी भी जो वर्चस्व की ताकत है, वो उन लोगों ने इसके सवाल को हाशिए पे रख दिया। बात ये थी कि जब आप पहचान की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इनको एक मेटा नैरेटिव की तरह देखा जाए, सबको एक ही छाते के नीचे आप कर देंगे तो इनकी अस्मिताएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन चूंकि अपनी अस्मिता, पहचान की बात हो रही है कि आपको जो है अपनी पहचान बरकरार रखनी पड़ेगी, चूंकि उनके मुद्दे जो है समाज में, साहित्य में नदारद थे, इस वजह से ये अपने मुद्दों को लेकर 90 के दशक में जो है ये साहित्य में उठकर आई। तो ये जी, जैसा कि आपने कहा कि दलित स्त्री की जो स्थितियां हैं और जो एक इसी कारण ये कहीं ना कहीं ये विमर्श जो है उठा है। मैं साहित्य के संदर्भ में प्रोफेसर बद्री जी से प्रश्न करूँगा कि साहित्य की जो सत्ता है वह उसकी अखंडता में है। अच्छा, साहित्य जो है वो अखंड है, लेकिन विमर्शों ने साहित्य को कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगता है कि वह उसको खंडित कर रहा है। तो मेरा प्रश्न इसी पे है कि जो साहित्य है जो विमर्शों के द्वारा लिखा जा रहा है, वो साहित्य को सीमित कर रहा है, खंडित कर रहा है, या फिर उसका विस्तार कर रहा है? सर, आप इतने अच्छे प्रश्न कर क्यों रहे? ये जो पहचान है वो, जैसा मैंने कहा कि ये दोहरा सोच की तरह होता है। तो एक तरह वो आपको साहित्य में उत्सर्जन की रिसोर्स भी देता है, यानी जब वो आपको एक्सपीरियंस को देखने का एक नज़रिया भी देता है, तो आप उससे फिर अपनी रचनाएं खड़ी करते हैं। लेकिन एक समय के बाद, जैसा मैंने देखा है या समझा है, एक समय के बाद वो फिर आपको काटना शुरू कर देता है। तो यही जो अभी मैंने पहले बात की कि वो इस सेंस में कैसे है, जैसे ठीक है कि बहुत सारी आप विविधताएँ आई, आवाज़ें आई, स्त्री, नारी, ये वो, और बहुत अच्छी बात अभी प्रियंका ने बताई कि वो जो महिलाएं, एक छोटा सा मैं वाकया सुना रहा हूँ आपको, फिर उस बात पर आता हूँ। हम लोग एक दलित अपना लेखक अपना गांव करके दलित राइटर्स के गांव में आयोजन करते थे, जो शायद भी उसमें शामिल हुए।
तो एक महिला को बुंदेलखंड में लेखिका थी, हम लोग बुलाना चाहते थे। तो मैंने उसको फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाती नहीं थी, उसका पति उठाया फ़ोन। तो मैंने बोला भाई उनको इनवाइट करना है। तो उसने कहा कि उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं, हमको इनवाइट करिए। हमने भाई आपको क्यों इनवाइट करेंगे, वो तो लेखिका, तो वो इतना लिखा है उन्होंने, फिर मैं ही तो लिखता हूँ। तो अब इसका क्या करिएगा, इस तरह के जो पुरुष पन है इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो खैर वो मैं इस बात से लौटता हूँ। तो ये जो पहचान है फिर एक समय के बाद हमारे साहित्यिक संवेदना और स्रोतों को छीनना शुरू कर देता है और उसको कहीं ना कहीं मारना शुरू करता है। जैसे थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, लेकिन मैं इधर लगातार ये बात कह रहा हूँ कि साहित्य में इम्पैथी का बहुत रोल होता है, कि जिसमें इसको कहते हैं ना पर काया प्रवेश। मान लीजिए हम कुछ और हैं लेकिन हम किसी और के बारे में लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप हमारे बारे में क्यों लिख रहे हैं, महिला आप नहीं है तो महिला के बारे में आप क्यों लिख रहे हैं, महिला के रूप तो हम ही कह सकते हैं, आप थोड़ी कह सकते हैं। दलित में भोगा हुआ यथार्थ का विवाद चला ही लंबे समय तक। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हम इम्पैथी को नकारते हैं, इम्पैथी जिसको कि परकाया प्रवेश कहते थे, और जब इम्पैथी ही नहीं रह जाएगी तो साहित्य जिएगा कैसे, साहित्य को तो फिर खत्म होना होगा। साहित्य के अपने फिर समुदायों के लेखक होंगे, समुदायों के पाठक होंगे, जब दूसरा लिखेगा ही नहीं, दूसरा उस विमर्श में शामिल ही नहीं होगा, और साहित्य हमेशा सेल्फ के लिए नहीं होता है, अदर के लिए भी होता है। तो साहित्य की जो आपने कहा ना अखंड, ये जो अखंडता है वो अनुभव की अखंडता और अभिव्यक्ति की अखंडता, वो दोनों ही पहचानों के कारण विखंडित होती हैं, टूटती हैं। और मुझे तो लगता है कि कई बार ये पहचान एक समय के बाद इतने नीरस साहित्य पैदा करने लगेंगे, इतने कि बहुत मुश्किल हो जाएगी साहित्य को सरवाइव करना या बड़े साहित्य को पैदा होना, क्योंकि मोनोटोनी आएगी, एक रस्ता आएगी, एक रूपता आएगी, वो तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी। मुझे लगता है कि फ्यूचर ऑफ लिटरेचर अगर आपको देखना है तो फ्यूचर ऑफ लिटरेचर में इसके पक्ष और विपक्ष, इसकी इससे शक्ति जो मिलती है वो भी देखना है, इसकी सीमाएं भी देखनी है। लेकिन उसमें वही लेखक लगातार उसको इनोवेट करता है जो कि उसकी समस्या को भी समझता है। मैं बेचैन जी मेरे साथ बैठे हैं, मैं इसके सामने ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बेचैन जी ने अभी जो अपना नया उपन्यास लिखा है तो डोमिनेंस के दूसरे बन रहे स्ट्रक्चर को उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो लगातार जो चेंजेस हो रही हैं पहचानों के विमर्श में, वो एक समय तक एक डिकॉन्स्ट्रक्शन की टेक्निक देती हैं और उससे बड़ा साहित्य पैदा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक समय के बाद, जो अभी मैंने कहा कि अम्बेडकर ने जो कहा और बुद्ध ने कहा कि बुद्ध को समुद्र में समाना ही होगा और हमें समुद्र का साहित्य होना होगा, एक जो ह्यूमन है उसका साहित्य बनना होगा, ताकि पहचानों की जो अलग अलग पहचानों के साहित्य हैं उसको दूसरे भी नहीं पढ़ें, वो दूसरों का भी साहित्य हो जाए और दूसरे के अनुभव से वो उनको रिलेट करे। ये होने का समय शायद थोड़े दिन बाद आएगा और नहीं आएगा कोई एक संकट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। यह सही बात है कि साहित्य में जो तमाम विमर्श उठ खड़े हुए हैं उसमें सहानुभूति और स्वानुभूति का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर अच्छी खासी, जहाँ तक सहानुभूति और स्वानुभूति का प्रश्न है, मैं बेचैन जी से प्रश्न करूँगा कि ये जो सहानुभूति और जो स्वानुभूति का साहित्य है और जो सहानुभूति का साहित्य है वह उससे कैसे अलग है? क्या अनुभूति की प्रामाणिकता ही साहित्य की कसौटी माना जाएगा? यह प्रश्न है। तो सहानुभूति और स्वानुभूति में सर क्या अंतर है, थोड़ा आप हमें श्रोताओं को बताइए। खत्म हो गया होगा, 10% ही बचा होगा। मैं समझ रहा हूँ शायद 30 साल से तो हम इसका सामना लगातार कर ही रहे हैं। सबसे पहले यही सवाल आता था, सहानुभूति और अनुभूति, और दलित लिख सकता है या गैर दलित लिख सकता है, ये सवाल इसने पीछा छोड़ा नहीं। और चूँकि शायद नए पाठक, नए छात्र आते रहते हैं तो उनके लिए नया भी बना रहता है। प्रोफेसर बद्री जी ने अभी जो आपसे उनके सामने बात रखी थी परकाया प्रवेश वाली, तो वो तो बिना सहानुभूति के संभव ही नहीं है। और जाहिर सी बात है कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो दुख भोग रहे हैं या तकलीफ सह रहे हैं वही अपनी तकलीफ से मुक्ति हासिल कर लेंगे। ऐसे लोगों की हर जगह ज़रूरत होती है, हमेशा ज़रूरत होती है कि जो घायल बेशक नहीं है लेकिन घायल के साथ खड़े होते हैं और वो अपना फर्ज समझते हैं। उनको ये नहीं कहा जाता है कि आप आ जाइए हमारे साथ,
वो खुद ब खुद आते हैं। वो सारी दुनिया का इतिहास, चाहे आप अश्वेतों का इतिहास देख लीजिए, अश्वेतों के बारे में टाम्स काका की कुटिया जो सबसे अच्छा उपन्यास मामले में माना जाता है कि वो महिला, गोरी महिला जो है वो काले लोगों की ज़िंदगी पर लिखती है, दासों पर लिखती है, और अमेरिकन सरकार कहती है कि भाई ये तो सरकार को बदनाम कर रही है, हम इसको जेल में डालेंगे। तब वो कहती है कि मैं तो हर पात्र का मैंने सही नाम लिखा है, सच्ची कहानी है, अब आप कहेंगे तो वही मैं सामने रख दूँगी। उपन्यास मैंने तथ्यों पर आधारित करके बनाया। तो ये गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि कोई दूसरा, और जहाँ ये गुंजाइश खत्म हो जाएगी वहाँ मनुष्यता समाप्त हो जाएगी, वहाँ से फिर मनुष्य के उठने की संभावना ही नहीं है। तो ये संभावना तो रहनी है, रहती है, और इसको बढ़ाए रहना है। मैं शायद कल परसों ही आपको एक उदाहरण दे रहा था कि तिलक और डॉक्टर अंबेडकर, इनमें बहुत बड़ी बहस चल रही थी। तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कह रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे अस्पृश्यता निवारण मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने डॉक्टर अंबेडकर के मूकनायक अखबार का विज्ञापन फेंक दिया था, पैसे लेकर भी नहीं छापा था। और तिलक के ही बेटे श्रीधर बलवंत तिलक ने अपने पिता की हवेली में वो जो है सहभोजन का कार्यक्रम कराया, अंबेडकर को उसमें आमंत्रित किया। तो ये भी है कि उसी का बेटा जो है साथ में लड़ रहा है, और बाद में समता संघ का वो उपाध्यक्ष बनता है पूना का। ये अलग बात है कि वो किन अंतर विरोधों में आके उसने आत्महत्या की, वो एक त्रासदी की कहानी है। लेकिन ये बात तो साबित करती है कि वो उनके साथ खड़े हैं। जिन दिनों मनुस्मृति का दहन हो रहा था, उन दिनों पिछड़ी जातियों के तमाम नेताओं ने अम्बेडकर के सामने एक प्रस्ताव रखा, लिखित है और उसके दस्तावेजों में आप देख सकते हैं कि आप ये फैसला करें कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, वो आपके आंदोलन में शामिल नहीं होगा, और आप ये घोषणा कर दें तो आपके आंदोलन का सारा खर्चा हम गैर ब्राह्मण लोग उठाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखिए, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई ये नहीं है, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, पूंजीवाद का भी विरोधी हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं किसी ब्राह्मण का विरोधी या किसी पूंजीपति का विरोधी नहीं हूँ। अगर कोई पूंजीपति अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे समाज में लगा के, तो मैं लोग थोड़ी लूँगा। कोई ब्राह्मण आके सुधार के आंदोलन में शामिल हो जाए तो मैं उसको ये थोड़ी कहूँगा तो ब्राह्मण हो इसलिए नहीं हो। तो इसलिए सहभागिता की आवश्यकता होती है, और जिन लोगों को इस बात की चिंता होती है कि उन्हें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। अभी जैसे ये बात हो रही थी कि भाई चाइना क्यों तकनीक में और उसमें आगे निकल रहा है और हम दूसरी बातें करते रहते हैं, और ज्ञान के मामले में, तकनीक के मामले में उसकी होड़ क्यों नहीं करते। तो अगर वो लोग ये सोचने लगे कि भाई कुछ हिस्से को पढ़ने लिखने देना है, कुछ को पढ़ने लिखने नहीं देना है, जैसे अगर आप प्राइवेट स्कूल का समर्थन करते हैं, आप शिक्षा का, महंगी शिक्षा का समर्थन करते हैं, शिक्षा को सीमित करते हैं, और फिर अपने देश में के बड़े हिस्से को अशिक्षित रखते हैं, विकसित नहीं होने देना चाहते हैं, तो क्या आप राष्ट्र का हित कर रहे हैं? तो अगर देश की चिंता है तो वो देश की चिंता केवल दलित को ही नहीं करेगा, सबका हक है उसमें, और सब मिलकर करते हैं, तभी समाज, राष्ट्र, साहित्य, ये साझा अभियान है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये अलग बात है कि मेरा दुख नितांत मेरा है, बद्री जी का नहीं है, तो मैं ही कह सकूंगा, लेकिन ये नहीं है कि मेरे दुख में बद्री जी शामिल नहीं होंगे। तो इसको जो है एक तरफा देखना मुझे लगता है उचित नहीं। कहने का मतलब यह है कि साहित्य में सहानुभूति हो या सहानुभूति हो, दोनों का ही महत्व है, बराबर है, और दोनों में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक। यह सवाल मेरा प्रियंका जी से है, अकादमिक जगत में, आप तो अकादमिक जगत से जुड़े हुए भी हैं, अकादमिक जगत में जो अस्मिता मूलक साहित्य है उसको लेकर के एक नज़रिया बना हुआ है, उस नज़रिए में उसकी स्वीकार्यता है तो कहीं कहीं नकार भी है। अब अकादमिक जगत में अगर देखा जाए, आप उससे जुड़े हुए भी हैं जैसा कि, तो उसको लेकर क्या नज़रिया रहता है? क्या अगर हम
उन विषयों पर शोध लेकर जाते हैं, क्या सहज सरल रूप से स्वीकार्य हो जाते हैं या उन पर एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करनी पड़ती है या उन विषयों को नकार दिया जाता है? तो अकादमिक जगत में उनको लेकर के रुख क्या है, इसमें आपका अनुभव क्या है? बहुत ज्वलंत सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जो बातें हो रही थी उसी में कुछ चीज़ें जोड़ना चाहती हूँ मैं कि जब बद्री सर कह रहे थे कि अस्मिताएं जब आने लगेंगी तो क्या होगा, सब अपनी अपनी अस्मिताएं लेकर आएंगे और समुद्र बन जाएगा। हमें अभी से इतना डर क्यों लगने लगा है? अभी तो मुझे लगता है कि लबोलुआ 20 दशक भी ढंग से बीते भी नहीं है जहाँ पे स्त्री अपनी बात कर रही है, जहाँ पे दलित अपनी अस्मिताएं लेकर आए हैं, जहाँ आदिवासी अपनी अस्मिताएं लेकर आए हैं। अभी तो कितने सारे ऐसी पहचाने जो है जिनको शामिल करना है, आपको शामिल के अभी तक तो उन तक आवाज़ भी नहीं पहुँची है। शिक्षा का जो स्तर है अभी भी जो आप देख लीजिए, झारखंड चले जाइए तो झारखंड से मुश्किल से जो है 2-3 लोग ही निकल कर आ रहे हैं। तो अभी पहले जब तक शिक्षा की व्यापकता नहीं फैलेगी, बहुत सारे लोग जो मजदूर है वो कितना अपने ऊपर लिख पा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी बहुत मतलब सोचने विचारने की ज़रूरत है। इतना जल्दी हम अगर आक्रांत हो जाएंगे या जो है चिंता करने लगेंगे कि अगर सबको शामिल कर लिया जाएगा, ये सब अपने अपनी पहचान को लेकर आ जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि एक उस तरह का साहित्य न बन पाए जिसको आप समूचे रूप में देख रहे हैं। पहले से ही नहीं रहा है, अगर पहले से होता तो फिर इतनी अस्मिताएं नहीं आती। मैं बार बार जब भी काम करती हूँ तो हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर समानता का बिंदु खींचा जाता पहले ही, जो हमने बोया है वो हम काट रहे हैं, अगर समानता की रेखा पहले ही खींच दी जाती तो आज ये हश्र नहीं होता, सबको उसमें शामिल किया जाता, सबकी आवाज़ें होती, सबके हित जो है रखे जाते, तो आज इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। अकादमिक जगत की आप बात कर रहे हैं तो अकादमिक जगत में भी ठीक वही हो रहा है। और ये जो है, चूंकि मैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूँ, शोध करा रही हूँ, लेकिन जो है पूरे भारत में ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि अब लोग, मुझे ये कहना पड़ रहा है यहाँ से, कि डरने लगे हैं कि अगर इतने शोध होने लगेंगे दलित साहित्य पे, स्त्री साहित्य पे, आदिवासी साहित्य पे, तो हमारा पुराना साहित्य कहाँ जाएगा? पुराने साहित्य वाले जो है बचेंगे ही नहीं। तो स्थितियाँ ये हैं, वो बच्चे आते भी हैं, क्योंकि अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कितने सारे बिंदु हैं। जैसे कि अभी राष्ट्रपति ने जो है पुरस्कार दिया और वो कहीं झारखंड या उड़ीसा का आदिवासी था जिसके पास पैसे नहीं थे उस पुरस्कार को, शायद पद्मश्री या जो है कुछ उसको मिला था। तो आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति का, अगर उस व्यक्ति पे काम करना होगा तो कौन काम करेगा? जाहिर सी बात है, उस समाज का जो है उस समाज का जो व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि मेरे समाज का अभी ये प्रश्न जो है साहित्य में नहीं आया, समाज में नहीं आया। तो जिसको जो है चिनुआ अचेबे ने भी कहा था कि हिरण जब तक अपना इतिहास जो है नहीं लिखेगा, इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं ही मिलेंगी। तो इस पर भी जो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें इतनी जल्दी जो है बेचैनी जो है हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये तो जो है एक, मैंने कहा कि ज्वलंत विषय हो ही चुका है कि लोग इससे जो है, क्योंकि जो इस तरह के ओरिएंटेशन कोर्सेज भी हो रहे हैं उसमें भी जो व्याख्यान होते हैं उसमें भी लोग इस तरह से कहते हैं अभी ये तो बहुत घिसा पिटा, अब दूसरा जो है आप विषय लेकर आइए। अब दलित साहित्य बहुत पुराना हो गया, अब स्त्री साहित्य पुराना हो गया। पहचान की बात कर रहे थे, क्या आप देखिए कि अभी भी जो वर्चस्व की राजनीति है, क्या हम उससे उबर पाए हैं? मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ पे बैठ के कि अभी इससे पहले मैम कह के गई कि जो है ब्राह्मण इतने समय तक जो है वो राज करेंगे और ये करेंगे। क्या कोई एक दलित कह सकता है इस तरह से? तो इन सब चीज़ों पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और हम ये जो मानसिकता लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? जी, आपने जैसा कि बताया कि दोनों की स्थितियों में जो अंतर है और जो एक रुख अपनाया जाता है अकादमिक जगत में, उसका आपने यहाँ पर भी कुछ बिंदु बताए। अब मैं अगला प्रश्न लेके जाता हूँ प्रोफेसर बद्री जी के पास में। हम मूल्यांकन की बात करते हैं। जैसा मूल्यांकन, जिसे मुख्य धारा का साहित्य कहा जाता है, जैसा मूल्यांकन उसका हुआ है, जितने अच्छे आलोचक उन्हें मिले हैं, वैसे जो विमर्शों का साहित्य, दलित साहित्य या आदिवासी साहित्य, उनको वैसे आलोचक नहीं मिले हैं। अगर आलोचक मिले भी हैं तो वो आलोचक उन्हीं के समाज से निकल करके आए हैं। वो कविता भी लिखते हैं, फिर उसको डिफेंड भी करते हैं, है ना। आलोचक की भूमिका में वो खुद ही आते हैं।
ये कहते हैं कि फुल टाइम आलोचक, शायद वो आलोचक उनमें नहीं है, आलोचकों का उनमें अभाव है। अगर कोई गैर दलित या गैर आदिवासी मूल्यांकन करता भी है तो कहीं ना कहीं उसमें एक नकार का स्वर अधिक सुनाई देता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे में अगर ये दृष्टि रहेगी तो साहित्य का मूल्यांकन कैसे होगा? क्या एक अच्छे आलोचक की उसमें ज़रूरत नहीं है? क्या जैसा मूल्यांकन और साहित्य का हुआ है वैसा मूल्यांकन उसका नहीं होना चाहिए? सिर्फ इस वजह से कि सहानुभूति वाला भी लिख सकता है, सहानुभूति से बहुत अच्छा लिख सकता है, इस वजह से उसको अगर नकार दिया जाए तो कैसे चलेगा? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो आपके प्रश्न पर दलित आर्काइव है, उसमें बहुत सारे हम लोगों ने इतिहास जो टेक्स्ट जो रिटन बाय दलित हिस्टोरियंस कलेक्ट किया, मतलब लोग इतिहासकार उन्होंने लिखे, उसमें आश्चर्यजनक लगेगा आपको उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियाँ हैं, सिर्फ 4 ने अपने इतिहास लिखे हैं और उन चारों का ही इतिहास ही दलित इतिहास है। तो दलित इतिहास जब तक 66 कम्युनिटीज नहीं लिखेंगी तो वो एक होमोजेनाइजेशन तो हो गया ना, वो पहचान इज बीइंग कैप्चर्ड बाय फ्यू कम्युनिटीज। ये ओबीसी में होता है, ये सवर्णों में होता है, ये सभी जगह होता है, यानी ये ब्राह्मणों में भी होता है। 3 और 13 का आपको पता है कि तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है उसमें जो अग्रिम है, जो आगे बढ़ा हुआ है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, पूरी सोशियोलॉजी है इसकी, कैसे पहचान एक समय के बाद उसी में से कुछ कम्युनिटी उस पहचान का इस्तेमाल करना चाहिए। और अम्बेडकर इसके बारे में बहुत सजग थे, बहुत साफ साफ उन्होंने कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहचानों की जो प्रक्रिया है ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसमें जो भी नीचे की आवाज़ें हैं उनको आगे आना चाहिए और कहीं से भी, और वो आगे आएंगी, हम चाहें या ना चाहें वो आगे आएंगी, लेकिन सावधानी यही होनी चाहिए कि वो मेटा नैरेटिव ना बने, वो माइक्रो नैरेटिव ना बने, वो माइक्रो नैरेटिव रहे और वो उसमें बहुत सारी जो छोटी छोटी आवाज़ें हैं जो दबा दी जाती है, दब जाती है एक बड़े ब्रांड के तहत, वो आती रहें। ये सजगता की। अब आपका की जो बात है आलोचक की, वो मैं बस पर आना चाहता हूँ। आलोचक अलग से, आलोचक का कॉन्सेप्ट मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट है, आधुनिकतावादी कॉन्सेप्ट है। इसके पहले आपने ग्रामशियन मोड जो पूरा मेथड है उसमें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का, जिसमें जो समाज का आलोचक होता है, जो वही बौद्धिक होता है और वही आलोचक भी होता है। पहले भी होता था, यानी आधुनिकता आने के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले जो प्री कॉलोनियल साहित्य है उसमें अलग से कोई आलोचक नहीं होता। रामचंद्र शुक्ल तो मॉडर्निस्ट प्रोडक्ट है ना, उसके पहले तो कहाँ से रामचंद्र शुक्ल थे? तो तुलसी ही आलोचना करते थे, तुलसी ही लिखते भी थे, तुलसी ही गाते भी थे, तुलसी ही नाटक भी करते थे, तुलसी ही या कबीर गाते भी थे, कबीर लिखते भी थे, कबीर आलोचक भी थे। तो सब कुछ जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल यही ग्रामशियन मोड में कहते हैं, यही होता था। बाद में ये जब आधुनिकता आई तो फ्रैक्चर हुआ, नॉलेज फ्रैक्चर हुआ, डिसिप्लिन हुए, कम्युनिटीज फ्रैक्चर हुए, ये सारी कैटेगरीज बने, कोटियाँ बनी, और उसके बाद इसी तरह से ये हमारे आलोचक और क्रिएटिव के बीच का फर्क भी आया। अब सवाल है कि क्या दलित साहित्य या महिलाओं का साहित्य या ट्रांसजेंडर के साहित्य के पास अलग से आलोचक नहीं होने चाहिए? मुझे लगता है कि उनके भीतर से ही आलोचक पैदा होगा। जो लिखेगा, देखिए आलोचक वही होता है जो लिख सकता है, यानी कवि कहते ना असफल कवि ही बढ़िया आलोचक होता है। या जैसे दामोदर जी तो हमेशा कामना करते रहे कि भाई हम कविता लिखें, और कविता लिखते भी थे पहले साहित्यिक वो तो पहले तो उसको लेखक होना ही पड़ेगा। आलोचक तभी टेक्स्ट को डिकोड कर सकता है जब उसमें ये रचनात्मक संवेदना हो, तो हर आलोचक में होना चाहिए। लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर न केवल दलित और महिला साहित्य से और स्त्री साहित्य से, पूरे साहित्य से आलोचक गायब हो। ये गजब तरह का, मतलब इसमें कोई आलोचक है क्या? मैं आपसे पूछूं कि जिसको, हालांकि मेन स्ट्रीम साहित्य और नॉन मेन स्ट्रीम कुछ नहीं होता है, लेकिन साहित्य के पास अगर मैं पूछूंगा आपको कि 3 बड़े आलोचक का नाम अभी आप गिना दीजिए, आप नहीं गिना सकते। वो अखबार में लेख लिखने वाला होगा, भाषण देने वाला होगा, पुरस्कार बांटने वाला होगा, वो साहित्य प्रकाशकों का एक सीरीज रीड करने वाला होगा, लेकिन वो आवश्यक नहीं है। यानी नामवर कहना नहीं चाहिए, लेकिन पोस्ट नामवर एज में, यानी नामवर, मैनेजर पांडे, ये जो पूरी एक पीढ़ी थी,
और उसके बाद एक दूसरी जो पीढ़ी थी, उसके बाद से जो तीसरी पीढ़ी, अभी हमारे पीढ़ी के दौर में अगर आप कहें तो आलोचक गायब है, आलोचक है ही नहीं है। तो ये बड़ा संकट है कि हम इस पर विचार करें, क्यों आलोचक गायब है? क्या ये पोस्ट मॉडर्निस्ट शिफ्ट है साहित्य का? यानी क्या मॉडर्निटी अपनी नाक पर अपने दांत खो चुकी है? यानी जो इतने से, अब देखिए इस समय बहुत सारी चीज़ों में कहता है भाई ये अलग अलग डिसिप्लिन नहीं होने चाहिए, ये नीति आ रही है, नीति करेंगे, सारे डिसिप्लिन को हम जोड़ेंगे, तो बहुत सारे शिफ्ट जो हो रहे हैं, क्या ये सरकारों के शिफ्ट हैं या इस समय का शिफ्ट है? हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में आलोचकों का गायब होना इसलिए भी है क्योंकि हमने कहा कि नहीं हमें आलोचक नहीं चाहिए, तुम कैसे हमारे बात करोगे? दलित साहित्य का व्यक्ति कहेगा भाई आप हमारे बारे में कैसे बात करेंगे, तो हम व्याख्या करेंगे ना। स्त्री साहित्य, विमेन फेमिनिस्ट का जो राइटर है कहेगा कि आप कैसे व्याख्या करेंगे, हम अपनी व्याख्या करेंगे। तो जो हम अपनी व्याख्या करेंगे जब आ गया, तो अब हमारी मतलब ही नहीं है कि मान लीजिए सपोज दैट आज नामवर जी होते और स्त्री साहित्य पर कुछ बोलते, तुरंत उनको मुश्किल हो जाती। तो अब ऐसे कहाँ से बाहर ऐसा कोई आलोचक आएगा? इसी कम्युनिटी से आलोचक पैदा होना होगा और वो आलोचक अपना सर्वश्री को स्वीकार बनाएगा। और शायद कम्युनिटी चाहती भी है कि हमारा आलोचक ही हो जो हमें व्याख्या करे, हमें रिपोर्ट करे, हमें, और अच्छी बात है, देखते हैं उस प्रक्रिया में कितना आगे हम बढ़ पाते हैं नॉलेज के क्षेत्र में। लेकिन ये संकट है, यानी प्री कॉलोनियल, प्री मॉडर्न, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न जो शिफ्ट है इसमें हमें समझना होगा कि आलोचक क्यों तिरोहित हो रहा है। क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं है ना कोई हमारा टेक्स्ट समझाए, हम खुद ही लिखते हैं, हमारा अनुभव है, हम कह रहे हैं, हम ही बताएंगे। तो ये जो लेजिटिमेसी का सवाल है ना, हु इज लेजिटिमेट टू एनालाइज, पहले ये सवाल नहीं था, अब ये सवाल आ गया है। अब ये सवाल है कि पुलिस का किसी के पास उत्तर नहीं है, कोई भी लिखेगा तो वो प्रश्नांकित हो जाएगा, प्रश्नांकित हो जाए। पहले तो ये था कि नामवर जी बोलते थे किसी कवि के बारे में तो रातों रात हीरो हो जाता था। आज नामवर जी बोलते तो पता नहीं क्या होता, कोई स्वीकारता कोई नहीं स्वीकारता। तो ये फ्रेगमेंटेड टाइम है, फ्रैक्चर्ड टाइम है, और फ्रेगमेंटेड टाइम में आलोचना भी फ्रेगमेंटेड फ्रैक्चर भी होगी। लेकिन इसी से बड़े आलोचक बनेंगे, हो सकता है इन कम्युनिटीज़ जिनमें अपने अपने, जिसको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल में कह रहा हूँ, जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट था दलित लेखकों के बारे में, वो यही था कि ये जो गांव में रहते हैं लेखक, जो नीचे से आए हैं, पॉपुलर बुकलेट्स लिखते हैं, ये खुद अपने समाज के हिस्टोरियन भी हैं, आलोचक भी हैं, कवि भी हैं, और इनको हमें आगे बढ़ाना, मतलब इनको इनके रचनाओं पर हमें बात करना चाहिए। तो धीरे धीरे हो सकता है हिंदी से अच्छा आलोचक करने और समय को प्रभावित करें, और है भी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर साहित्य के अपने कवि हैं, फिर उनके हिसाब से अपने आलोचक भी हैं, उनको डिफेंड करने के लिए या उनको नकारने के लिए, जो भी स्थितियां हैं। मैं अगला प्रश्न जो है प्रोफेसर बेचैन जी से पूछूंगा कि यह जो विमर्शों का साहित्य रहा है, इसकी एक अपनी पूरी श्रृंखला, इस समय तो विमर्शों का जो साहित्य है वह अपने विमर्शों के बीच में अगर दलित विमर्श अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, तो ऐसे में साहित्य का स्वरूप क्या होगा? इसके साथ ही जो आज़ादी से जो पहले साहित्य लिखा जा रहा था और जो आज़ादी के बाद का जो साहित्य है, आज़ादी के बाद के साहित्य में डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी से प्रभावित होकर साहित्य लिखा जा रहा है। प्रश्न है कि उससे पहले आखिर ऐसी कौन सी वैचारिकी थी जो दलित साहित्य को संचालित कर रही थी? हालांकि ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर से पहले भी समाज में जो वर्ण व्यवस्था गुरु रविदास का जो था, उसमें उसके लोग वर्ण संप्रदाय के साथ विमर्श कर रहे थे और वैचारिक रूप से भी कर रहे थे और आंदोलन के रूप में भी कर रहे थे, धार्मिक रूप से भी कर रहे थे। अब डॉक्टर अंबेडकर के आने की बात है, बाद की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ एक दिन में नहीं आती है, समय लगता है, पकती है। जैसे पहले वक्ता शुरू के सत्र में तो कह रहे थे कि एक दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे और 40 साल में एक दिन ज्ञान प्राप्त हो गया। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि अगर एक ही दिन में ज्ञान प्राप्त होना है तो 39 साल तो बर्बाद हो गए, एक ही दिन ज्ञान आ जाते। तो ऐसा नहीं है, वो निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है और एक दिन
हम परपक्व हो जाते हैं। जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई का है कि हम MA BEd PhD जो भी है हमने जी कर लिया, तो उसी दिन नहीं कर लिया, अब कब से करते चले आ रहे हैं। तो यही साहित्य और विचार के मामले में है। जो नई चीज़ें हैं वो ये हैं कि देखिए, पहले सत्र में आशीष त्रिपाठी जी एक बात उठा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो फेसबुक और मीडिया है इसकी वजह से जो है वो नई कविता की वजह से ये दबाव में है। तो मैं ये सोच रहा था कि नहीं, बल्कि इसके दबाव में कविता है, बात उल्टी है। और इसलिए है कि देखिए, एक समय ये था कि प्रकाशकों के बड़े नखरे हैं, भाई कोई कविता भेजता है वो छापता है, नहीं छापता है, कहानी भेजता है, लेख भेजता है, और फिर प्रकाशकों की अपनी मानसिकता, उनकी भी अपने ग्रुप है। और मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो भारतीय साहित्य है, भारतीय प्रकाशक है या भारतीय संपादक है या भारतीय लेखक है, वो एक जातीय लेखक ही है, जातीय आलोचक ही है। उसकी अगर आप अध्ययन करें कि नामवर सिंह ने अपनी पूरी आलोचना जो की, वो क्या किसी दलित की आलोचना की, कोई कुछ लिखा उन पर, कुछ नहीं। आप कहेंगे कि नहीं जी वो तो ब्राह्मणों की भी बात कर लेते थे या कास्तों की बात कर लेते थे। तो भारतीय समाज में ज्ञान की दृष्टि से कुछ जातियां समकक्ष हो गई हैं एक दूसरे के, बनिया, कास्त, ब्राह्मण, ये जो है शिक्षा, तो वो उनकी आलोचना, उनका लेखन, उनका एक दायरा बन गया। दलित उससे बाहर ही है। अब उसका अपना एक उद्देश्य है, और उद्देश्य बड़ा साफ है कि वो क्यों लिख रहा है, क्यों संघर्ष कर रहा है, क्या चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका साहित्य केवल साहित्यिक लड़ाई नहीं है, उसकी सामाजिक सम्मान की लड़ाई है। और सामाजिक सम्मान एक तरह से आज़ादी के बराबर है। तो जिस तरह की पाबंदी हम लोग आज़ादी से पहले जी भारतीय साहित्य पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी और ये लगा दिया था, और उस समय बंदिश की बहुत सारी रचनाएं अब खोजी जा रही है, बातें होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस बड़ चेतना के संपादक ने, लेखक ने, आलोचक ने, प्रकाशक ने जिस तरह की पाबंदी और जिस तरह का बहिष्कार दलित साहित्य का किया है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। सबसे ज्यादा बहिष्कार उसने इसका किया। तो मैं ये सोच रहा था और ये देख रहा था कि आप देखेंगे कि एक दौर आया प्रगतिशील आंदोलन का, मार्क्सवाद के प्रभाव से आर्थिक सवालों को लेकर, वर्ग चेतना को लेकर। लेकिन उसमें भी आप ये देखेंगे कि वहां भी दलित लेखक नहीं है, प्रगतिशील लेखकों में भी। और अगर है तो वो दलित पहचान के लिए नहीं है। जैसे शैलेंद्र हैं, शैलेंद्र फिल्मों में उनकी तूती बोलती है, बड़े जबरदस्त गीतकार हैं, लेकिन वो दलित की हैसियत से नहीं है। दलित की हैसियत से तो जब वो मथुरा में नौकरी कर रहे थे रेलवे में, तो उनको वो घर छोड़ना पड़ा, इतनी भयंकर छुआछूत नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, या उनका जो परिवार है वो आत्मकथा था, नौकरी छोड़ के भागना पड़ा। तो पहचान के साथ तो ये स्थिति थी, जितने लोग घुसे पहचान छिपा कर ही घुसे। और प्रगतिशीलों ने क्या किया, गीतकारों ने, उनका एक स्वर रहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा अपनी संस्कृति, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा तभी इंसान बनेगा, और कुछ बन गया तो इंसान नहीं बनेगा। जैसे दुनिया में या भारत में हिंदू मुसलमानों के अलावा कुछ नहीं, कोई और रहता नहीं हो, कोई ईसाई नहीं रहता है, सिख नहीं रहता, दलित नहीं रहता है, तो ये यहाँ तक सिमट कर रह गए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो अब जो दलित चेतना आई, उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना था, लोकतांत्रिक दृष्टि से समानता हासिल करनी थी। अब जैसे हम पिछले सत्र में हम अपनी बहनों की बहसें सुन रहे थे, उसमें राजा रानियों की कहानी तो बहुत बेहतर, रानियां कितनी अच्छी हैं, या राजा भी कितने अच्छे रहे होंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि उनके आम स्त्री, आम पुरुष
कैसा जीवन जीते हैं और किन मूल्यों पर वो समाज में वो लोग रहते हैं। तो हमारा अतीत कितना भी बेहतर हो, लेकिन लोकतंत्र से बेहतर कुछ नहीं है, और लोकतंत्र के लिए दलित साहित्य के अलावा कोई लड़ने वाला नहीं है। और जब वो लड़ रहा है दलित साहित्य लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, तो वो उसके सशक्तिकरण में देश भी मजबूत हो रहा है। क्योंकि अगर देश के बड़े हिस्से को आप कमजोर रखेंगे और फिर कहेंगे कि हमें चाइना से आगे निकलना है, चाइना से लड़ाई लड़नी है, फिर हमें जो है अमेरिका से लड़ाई लड़नी है, कहीं किसी से नहीं लड़ पाएंगे। आप सबसे पहले अपने अंदर से लड़ाई लड़नी है, वो जो नकारात्मकता की लड़ाई है। और जब सामूहिक रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम एक विकल्प देख पाएंगे कि आज जब अमेरिका टैरिफ लगा रहा है और भारत में 30-35% बच्चे अमेरिका जाने से रुक रहे हैं या दूसरे देशों से रुक रहे हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं है। हमारे देश में अब जितनी भी योजनाएं आती नहीं, उसमें क्या पूंजीवादी रास्ते पर भारत चल रहा है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ पूंजीपतियों ने सोचा भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, हम हमारे बच्चे तो अमेरिका में पढ़ेंगे, इंग्लैंड में पढ़ेंगे, भारत जाए बाहर में। तो यहाँ की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, यहाँ के जो अस्पताल हैं, यहाँ के जो रोजगार के साधन हैं, उनको समृद्ध नहीं किया गया, क्योंकि उससे ज्यादा ताल्लुक है दलितों का। गांव के स्कूलों की हत्याएं हुई, गांव में स्कूल भाई कम बच्चे जाते हैं इसलिए स्कूल को बंद करने का लॉजिक दिया गया। हम कहते हैं कि जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे जाएंगे क्यों। तो केवल साहित्य पर बात करने से बात नहीं बनेगी। साहित्य जहाँ से उपजता है, जीवन जहाँ से शुरू होता है, वहाँ अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो साहित्यकार या कुछ न कुछ बन ही जाएगा, और पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो कुछ भी नहीं बनेगा। और ये हक हर बच्चे को है, हर नागरिक को है कि उसे नागरिक अधिकार प्राप्त हो। तो ये चेतना डॉक्टर अंबेडकर देते हैं दलितों को और कमजोर वर्गों को, स्त्रियों को, कि वो समान नागरिकता हासिल करें, और इससे साहित्य का गहरा रिश्ता। जैसा कि आपने कहा कि ये जो विमर्शों का साहित्य है वह कहीं ना कहीं उसे लोकतांत्रिक बनाने में ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सत्र का ये अंतिम प्रश्न है। मैं प्रियंका जी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहचान का प्रश्न बड़ा प्रश्न है। जब पहचान की बात आती है तो हमारे समाज के कई हिस्से हैं, और ये जो पहचान का प्रश्न जब उससे जुड़ता है तो इसमें दो भाव निकल के आते हैं, एक गर्व और एक हीन भावना। एक समाज ऐसा है जो जाति पर अपना गर्व करता है, जबकि वो दूसरा समाज है जो शायद अपने आप को 4 दोस्तों में खड़ा होकर बताने में भी शर्म महसूस करे। शायद उसे पता चल जाए और अपनी जाति भी संतोष पाता है। वो अपनी पहचान को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। जल, जंगल, जमीन की बात कर रहा है। इसी प्रकार स्त्रियों की बात करते हैं, उनका भी एक सामाजिक रूप है। सामाजिक रूप से अपनी जो उनकी जो छवि है, कहीं ना कहीं वे संतुष्ट है या असंतुष्ट है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जब दलित समाज की बात आती है तो वो अपनी जो उसकी जो एक सामाजिक पहचान है वो कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नहीं है। तो अगर संतुष्ट नहीं है, इसी को लेकर के कहानी भी लिखी गई है। दलित लेखिका हैं रजत रानी मीनो जी, उन्होंने कहानी लिखी हम कौन है। तो ये पहचान का प्रश्न ही खड़ा किया गया कि हम आखिर हैं कौन, अर्थात उनको पहचान को लेकर ही द्वंद्व है। तो इस द्वंद्व को आप कैसे देखते हैं इस पर? बहुत धन्यवाद। अभी आपने आदिवासी विमर्श की बात की कि उनके यहाँ पहचान का संकट नहीं है। अभी तो पूरी तरीके से जो है उनके पहचान को डाइवर्ट किया जा रहा है। संघ जो है उनको बनवासी कह के जो है उनको खदेड़ रहा है कि वो यहाँ के नहीं, वो तो जंगलों के निवासी, वन में रहने वाले मूल निवासी नहीं है। तो उनके यहाँ भी जो है अस्तित्व का संकट और जो अस्मिता का प्रश्न जो है घेर कर खड़ा हुआ है। इस पर भी जो है मैं तो पूरा एक लेक्चर देने वाली थी, लेकिन जो है आपने प्रश्नों के हिसाब से जो है आप बात कर रहे हैं तो उसी में बात करनी पड़ेगी, उसी दायरे में। जो दलित हैं
अगर हम साहित्य के नज़रिए से देखें, समाज के नज़रिए से देखें, तो आप देखें कि वर्णाश्रम व्यवस्था में उन्हें जो है लोग उन्हें अतिशूद्र कहा गया, चांडाल कहा गया, पांचाल कहा गया। फिर बाद में जो है थोड़ी तरक्की होती है, गांधी जी आते तो हरिजन कह देते हैं, और फिर वो देवदासी से जो है एक कॉन्सेप्ट लेके कि अगर दलित हरिजन है, अगर यस पे से हरिजन है तो फिर बाकी लोग हरिजन क्यों नहीं है। तो उन्होंने जो है इवन सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम ये शब्द जो है अपने लिए स्वीकृत नहीं करेंगे। और बाबूराव बागुल की एक पूरी जो है कहानी है, जब मैंने जाति छुपाई, क्या कारण था कि भी जाति छुपानी पड़ी। आप देखिए कि साहित्य में, अगर हम साहित्य पढ़ते हैं, प्रेमचंद को भी देख लें तो वहाँ पे जो है दुखिया चमार है, वहाँ पे जो है घीसू है, नाम भी आप देखिए कि किस किस तरह से आप रख रहे हैं। और जहाँ पे जो है सदगति कहानी पढ़ते हैं तो पंडित घासीराम है, तो आप जो है पूरे सम्मान के साथ आप उसकी जाति बताते कि आप उस पायदान पे कहाँ खड़े हैं। तो कैसे व्यक्ति जो है वो अपने आप के अपने अंदर जो है उस तरह का जो है एक श्रेष्ठता बोध वाला जो है या सम्मानित भावना लेकर आए। पहचान की राजनीति ने जो है कम से कम जो जाति का सवाल है, नस्ल का सवाल है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बंदर काट मतलब एक तरह से जो है ये लड़ाने का काम किया है, ऐसा नहीं है। उसने जो है आत्मसम्मान की भावना वो लेकर आया है। डॉक्टर अंबेडकर जब हाशिए की बात करते हैं तो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के जरिए जो है उन जातियों ने आज आप देखिए कि अपनी पहचान को लेकर वो खड़े हुए हैं, जिस आत्मसम्मान के साथ, जिस हिंसा के साथ जो है वो खड़े हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, वैसा पहले नहीं था। नहीं तो उनकी हैसियत क्या थी कि वो गले में जो है मटका लेकर चलेंगे, तो उनको तो आपने इस तरह से बनाया हुआ था। इसलिए जो है अगर आप बहुत सारी कहानियों में देखेंगे, जिसके बारे में आप रजत रानी मीनू की कहानी कह रहे थे कि हम कौन हैं, तो वो आप जितने भी दलित साहित्य में जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ें, जहाँ जहाँ जाति छुपाने का प्रश्न आया है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा मी कसा झाला मैं कैसे बना, जब वो वहाँ से आप सोचिए कैम्ब्रिज से जो है कैलिफोर्निया से पढ़ के आ रहे हैं और उनको जो है किराए का मकान लेना था, जहाँ पे उनको किराए का मकान नहीं मिल रहा था और उनको जो थोड़ी देर के लिए छुपाना पड़ा। तो आप सोचिए कि जिसके साथ इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं। आज ही मैं वो कहानी देख रही थी कि जब मैंने जाति छुपाई, जाति छुपा के वो जो है साथ रह पा रहा है, जैसे ही बता दे रहा है उसको उसकी औकात दिखा दी जा रही है, तो ऐसे में उनके अंदर श्रेष्ठता बोध कहाँ से आएगा, ये समझने वाली बात है। और कुछ चीज़ों पे मुझे लग रहा है कि बात बहुत करने की ज़रूरत है। कि देखिए हमें पता है कि हिंदी आलोचना में नामवर सिंह एक बड़ा नाम है, उनका औहदा है, सारी चीज़ें हैं। पूरे फेसबुक पर भी एक बहस चली थी कि स्त्री आलोचक जैसी कुछ नहीं है। जब हम ये बात करने लगते हैं कि हमने पहली बात की हमने अथॉरिटी किसको दे रखी है, और जैसा कि बद्री सर कह भी रहे थे कि आप ही के अंदर से जो एक आलोचक पैदा होगा, आएगा, वही आलोचना भी करेगा, सारी चीज़ें हैं। साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार मिलते हैं वो किनके हाथों में रहते हैं, उनका जो है करता धरता, उनका जो है जो भी लोग ज्यूरी में रहते हैं वो कौन रहते हैं, कैसे वो लोग तय कर पाते हैं। तो हमें इन सब मुद्दों को भी समझने की और सोचने की ज़रूरत है। और बात तो बहुत सारी थी, पहचान की बात हो रही थी, तो मैं एक कहानी, छोटी सी कहानी जिसको मैं बताऊंगी। 2012 में जोधपुर में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस था और हम सहेलियाँ जो है जेएनयू से जाने वाली थी, हम 4-5 लोग थे। तो वहाँ पे एक आयोजक में जो है कौशल किशोर उपाध्याय जी थे। तो चूंकि हमें वहाँ पे रहने का संकट उत्पन्न हो रहा था कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारी एक दोस्त थी वो जो हमेशा कविता लिखती थी, कविता उसका नाम था, तो वो कविता ही लिखती थी। तो हमने कहा कि भाई, क्योंकि हमें उसकी जाति पता थी कि वो क्या है, तो उसने कहा कि अच्छा रुको, मैं भी उपाध्याय हूँ, ठीक है, मैं उनसे से बात करती हूँ तो शायद बात बन जाए। और उसने बात की, बात बन गई। तो आप ये देखिए कि पहचान, जो शेक्सपियर कहते हैं कि व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है, लेकिन कांचा इलैया को कहना पड़ा कि एवरीथिंग इज इन नेम, आपके नाम में ही सब कुछ रखा है, आपकी टाइटल ही जो है आपको बता देती है। तो स्कूलों में जो ये सारी चीज़ें जो या जो है जो भेदभाव है, जो उत्पीड़न है, आईआईटी में, आईआईएम में आप देखिए कि किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह एट्रोसिटीज की घटनाएं आ रही हैं। आखिर दलित आदिवासी क्यों भी मरने पर मजबूर हो रहा है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती है। पहचान का ही सवाल है, अगर पहचान का सवाल नहीं होता तो ये इस तरह की जो है स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और हाशिए वाले जो है लोग, वो हाशिए पे ही नहीं पड़े रहते, उनके अंदर जो है एक चेतना, जैसे कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा गया, तो उसमें वाल्मीकि जी लिखते भी हैं कि
हम कौन है, मतलब मैं कौन हूँ, ये जो चेतना जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, अगर आप पुरानी चीजों पे ही आप सोचेंगे कि अभी आपको दबाया जाएगा, जो है दलन होगा, जबकि संविधान बन गया, आपके साथ जो है बहुत सारी चीजें आई, आपके हक में भी आई हैं, तो उस पहचान के साथ आपको खड़े होने की जरूरत है। शुक्रिया। अब हम इस सत्र का जरूरी सवाल था, जैसे काशीराम ने कहा था कि जो सत्ता है, जो समाज है, उसको खड़ी पाई की तरह नहीं होनी चाहिए, पड़ी पाई की तरह होना चाहिए। खड़ी पाई मतलब जो आज राज कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो दमन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो उलट जाए तो वो जो दमन सह रहे थे वो जो है फिर दूसरे का दमन करने लगे। तो खड़ी पाई की तरह नहीं, पड़ी पाई की तरह होना चाहिए। तो पहली बात, जो आज समाज है वो दलितों की वजह से इस तरह से नहीं है। पहली बात, अगर उनके अंदर चेतना आ रही है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और जो जाति का सवाल है, जेंडर का सवाल है, या भाषा का सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल है, मुझे लगता है कि समूचे रूप में सबको एकजुट होकर सोचना होगा। अगर जाति मिटानी है तो वो दलितों के मिटाने से नहीं होगी, पहली बात। अगर जेंडर के आधार पे जो है भेदभाव खत्म करना है, सिर्फ स्त्रियां ही झंडा लेकर खड़ी रहें, तो वो नहीं खत्म होगा। इसके लिए जैसे इससे पहले जो सवाल पूछा गया था, उसका आंसर यही था कि जो है पुरुष, अगर जो नावल पुरुष है वो कैसे जो है उसको इस तरह से देखता है। आप अब ये सबकी मतलब जब आप बाहर निकल रहे हैं, पहले तो आपने उनको घर के अंदर कैद किया था, लेकिन जब आप बाहर आ रहे हैं, वो भी बाहर जा रही है, तो कौन इस दुनिया को और सुंदर बनाएगा। दोनों को समझना होगा, सोचना होगा, मिलकर कदम उठाना होगा, सकारात्मकता तभी आएगी। अभी भी जो है देखिए क्या, जैसे मैं हमेशा इस रूप में सोचती हूँ, कबीर से लेके आज का जो समय है, हमेशा दो ध्रुव रहे हैं, विपरीत ध्रुव में हम हमेशा रहे हैं, और वो दो ध्रुव जो है अपने अपने अस्मिताओं को लेकर अलग अलग जगह जो है, साउथ पोल में, एक नॉर्थ पोल में जो संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष बहुत लंबा जाएगा, और ये हमें समझना होगा, ये संघर्ष जो हमेशा रहेंगे भी, ऐसा नहीं कि बहुत खत्म हो जाएंगे। हो सकता है, जैसे मैं अभी जो देख रही हूँ कि जब से ज्योतिबा फुले मूवी आई है, वो पूरा जो है कॉन्सेप्ट ही बदल गया, ब्राह्मणवाद वर्सेस जो दलित हो गया है। जबकि आप ये देखिए, ये होना नहीं चाहिए था। हमें क्या करना है कि ये संघर्ष तो बने रहेंगे, लेकिन इसका जो है समाधान किसमें है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और जहाँ पे हमको जो है, अगर हम ये सोचते कि नहीं, जैसे मान लीजिए सदगति कहानी पढ़ते हैं, तो प्रेमचंद के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे। ऐसा नहीं कि सारे जो है सवर्णों ने नहीं लगाए, दलितों ने भी लगाई थी। तो सामंत के मुंशी हैं, प्रेमचंद की नीली आंखें जैसी जो है किताब लिखी डॉक्टर धनवीर ने, तो दोनों तरफ से वो नहीं बचे। और हमको जो है यही पे जो है सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको जो है कहाँ जाना है, ये तय करना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह की जो है संघर्ष, टकराहट और जो है ये सारी चीजें होती रहेंगी। एक बहुत अच्छा जो है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न लिखा था, पूछ नहीं रहा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। इनका एक प्रश्न था कि जो है स्त्री लेखन में स्त्री आत्मकथाएं क्यों कम है, दलित स्त्रियां आत्मकथाएं अभी तक जो उस तरह से आत्मकथाएं क्यों नहीं है जितना जो है पुरुष लेखन में है, जो दलित पुरुषों ने जितनी आत्मकथाएं लिखी है। सुशीला टागभोरे, चंद्रकिरण सोनरेक्सा और जो है दोहरा विसाफे, कौशल्या बेसंती, ये लोग लिखती हैं कि हम जब लिखते हैं, एक तो हमारे पास शिक्षा बहुत बाद में मिली। जूठन में जो है वाल्मीकि खुद लिख रहे हैं कि जब शिक्षा के दरवाजे खुले तो सबसे पहले जो है पुरुष ही आगे गए, महिलाएं नहीं गई। महिलाएं उसमें उनकी भाभी है जो सोना बेच के, गहना बेच के जो उनको पढ़ाने के लिए बेचती हैं, तो वो लोग भी जो है उनके लिए खड़े नहीं हुए कि चलो भाई हम पढ़ने जा रहे हैं, तुम भी पढ़ने जाओ। एक बहुत अच्छा जो है, बहुत पहले हम लोग बचपन में एक संदेश दूरदर्शन पे एक ऐड आता था मीना करके, जिसमें जो है मीना घर का काम करती है और राजू स्कूल जाता है। उसकी मैडम कहती है कि अरे तुम्हारी बहन क्यों नहीं पढ़ रही है। बाद में उसके अंदर बदलाव आता है, वो अपनी बहनों को जो है, बहन को भी ले जाता है। कितने सारे भाई बैठे हैं जो अपनी बहनों को लेकर आए हैं, तो हमें इसके लिए भी जो सैल्यूट करने की जरूरत है। नवल पुरुष यही है, नवल पुरुष यही है। और हमें जो है, और जो मैं तो सबसे जो अच्छा उदाहरण लेती हूँ ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले का, वो ऐसे आदर्श दंपत्ति जिनसे बहुत कुछ सीखा जाता है, सीखा जा सकता है। सोशल रिफॉर्मेशन की बात की जा सकती है, सोशल जस्टिस की बात की जा सकती है। आत्मकथा लेखन की बात कि जब वो लिख रही थी तो मसाला पीसते हुए बताती है सुशीला टागभोरे कि मसाला जब पीसती थी तो उनके दिमाग में जो है जो ख्याल आता था वो जाके कुछ कुछ लिख लेती थी।
कुछ लोगों को अपना लेखन जो है चीनी के डब्बे में छुपा के रखना पड़ा। ऐसी ऐसी तो स्थितियां थी। मैत्रेयी पुष्पा लिखती है कि जब मैं आत्मकथा लिख रही थी तो मेरे पति जो रोने लगे थे, जिसमें मेरे कुछ पुराने संबंध थे, उसके बारे में मैं लिख रही थी कि देखो क्या लिख रही है। तो इन हालातों से स्त्रियों को गुजरना पड़ा है और स्त्रियां आगे आ रही हैं, आगे आएगी। दोनों का समय होगा, न स्त्री होगा न पुरुष होगा। मानवतावादी जो है देश, समाज, दुनिया यही होगी। जातियों की लड़ाइयाँ कैसे समाप्त होंगी और नहीं होंगी तो फिर समाज में जो सकारात्मकता की बात कर रहे हैं आप या समाज के में एक सद्भाव की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? डॉक्टर अम्बेडकर ने तो यही निष्कर्ष निकाला था कि जब तक रक्त मिश्रण नहीं होगा, जब तक अंतर जातीय विवाह नहीं होंगे, तब तक हमारा आपस में प्रेम होगा नहीं। मेरी बेटी किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से अगर शादी कर लेती है तो निश्चित तौर पर मेरी सहानुभूति उसके परिवार के साथ चली जाएगी। और ये लेकिन अभी भी बदकिस्मती से आप देखेंगे एक ताज़ा उदाहरण आप लोगों को शायद ध्यान होगा, उसकी चर्चा हो रही है। आंध्रा में एक अमृता नाम की लड़की थी जिसके पिता जमींदार थे और जाति से ब्राह्मण थे। उस लड़की ने अपने सहपाठी जो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था उससे प्रेम विवाह किया और पिता ने कहा कि नहीं, तुम नहीं कर सकती। वो उससे गर्भवती थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस गर्भ को गिराइए। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब वो केस 7-8 साल तक चलने के बाद अभी उसका जजमेंट आया और इधर वो उसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। उनके माता पिता को कोर्ट ने फांसी की सजा दी। भास्कर में अभी इसकी खबर थी और भी कई जगह सोशल मीडिया पर कुछ आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि, और हालांकि ये हम इधर कम देखते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण लड़कियों ने दलितों से शादी की है, उतने आक्रामकता परिवारों में नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जो पिछड़ी जाती है, जैसे जाट की लड़की हो तो वहाँ वो हरियाणा में उसमें ऑनर किल के नाम पर वो जरूर मार दी जाएगी या लड़का मार दिया जाएगा, या हमारे यहाँ यादव हैं उनमें संभव नहीं है। कास्ट और ब्राह्मण और दलित, इसके बीच मैंने देखा है कि कुछ रिश्ते संभव होते हैं। कौशल्या वासंती की आप बात कर रहे थे, उनका परिवार बड़ा मजेदार था। उन्होंने एक ओबीसी से शादी की, उनके एक बेटे ने एक कास्ट लड़की से शादी की, दूसरे बेटे ने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की और उनकी बेटी ने एक ओबीसी से शादी की। सभी जितने 4-5 सदस्य, सभी के अंदर जाति शादियाँ हुई। तो और मुझे कभी उसमें झगड़ा नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि मैं उस परिवार से अच्छी तरह से जुड़ा रहा। कौशल्या वासंती से मेरे जब से वो दिल्ली आई लगातार मिलना जुलना रहा। उनकी किताब आत्मकथा मराठी में लिखना चाह रही थी, वो मैंने उनको कहा नहीं, आप हिंदी में लिखिए, जो मदद हम करेंगे, कर सकेंगे करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय नागरिक के निर्माण की अभी जरूरत है। हम कब ये भूल पाएंगे कि हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, और ऐसा भूल के हम शादी विवाह कब करना शुरू करेंगे? जब तक नहीं कर पाते हैं तो हम एक नागरिक के रूप में एक पिछड़ा मुल्क हैं और हम सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से हम उन मुल्कों से बहुत पीछे हैं जिनको हम पछाड़ देने की बात करते हैं, या जिनको हम कुछ हमारे देश में चंद लोग अमीर हो जाने की वजह से कहते हैं कि नहीं, हमारा देश अमीरी में मुकाबला कर रहा है। तो जब तक हम बहुसंख्यक भारतीयों की चिंता नहीं करेंगे, तब तक हम चंद लोगों को नमूना बनाकर, न तो हम धनी देश हैं और चंद लोगों को उच्च शिक्षित हो जाने से न हम विश्वगुरु हैं। आम नागरिक जब तक आगे नहीं आएगा तब तक हम स्वस्थ डेमोक्रेसी भी नहीं है। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि ये विषय ऐसा है कि कई दिनों तक चर्चा हो सकती है, लेकिन हमारी एक समय की सीमाएं हैं और कभी कभी सम्मेलन भी होगा थोड़ी देर में। आप तीनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सहज ढंग से बात की।